आप अक्सर हेमंत अत्री जी को मेरे प्रोग्राम में देखते हैं। देश और दुनिया और हरियाणा सबकी पैनी नज़र उसकी राजनीति पे उनकी रहती है। दशकों का उनका पत्रकारिता का अनुभव है। कई बड़े बड़े अखबारों में वो सीनियर पोजीशंस पर रह चुके हैं और इसके साथ साथ हरियाणा में भी वो सीनियर पोजीशन पर वो रहे हैं और हरियाणा को हेमंत अत्री जी से बेहतर कोई नहीं समझा सकता है। तो हमने सोचा रोहतक में है तो उनका फ़ायदा उठाया जाए और उनसे समझा जाए कि हरियाणा फिलहाल क्या सोच रहा है। बहुत बहुत स्वागत है हेमंत अत्री जी, आप ही के शहर में, आप ही के स्टेट में आपका स्वागत है। पूरी टीम का है। पहली बार आए हैं जी, थैंक यू सो मच। पहला सवाल मेरा आपसे यही कि हरियाणा इस बार क्या सोच रहा है? अब तक अगर बड़ी रैलियां देखें तो एक ही हुई है, वो है प्रधानमंत्री की। अभी इंतज़ार है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ये सब कब आते हैं। बताया जा रहा है कि केजरीवाल भी पूरा मोर्चा खोलने जा रहे हैं। आज क्लियर हो जाएगा कि क्या कुछ दिल्ली में होने जा रहा है। तो मेरा सवाल आपसे है कि हरियाणा इस बार क्या सोच रहा है? देखिए मिश्रा जी, आप भी लगातार घूम रही हैं, इससे पहले भी आप हरियाणा में आई थी और भी थी। एक बात तो बड़ी स्पष्ट है इस बार कि हरियाणा के लोग अगर किसी खेल में ना फंसे, खेल बहुत हो रहे हैं, खेल में ना फंसे, जात पात में ना फंसे और कुछ आखिरी पल में अप्रत्याशित नहीं हो गया, जो कि अप्रत्याशित करने की कोशिश लगातार हो रही है। आपने देखा होगा तमाम तरह की साजिशें, षड्यंत्र, समीकरण और साजिशें। तो हरियाणा के लोग, एक बात तो बड़ा लग रहा है अपेरेंटली कि बदलाव के मूड में हैं। 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, तो इस बार पहली बार आपको लगेगा कि बदलाव भी एक खास तरह का बदलाव है। और हरियाणा का वोटर जब वोट डालता है ना बुशरा जी, वो कभी भी ये नहीं कि इसको जिताना है, कभी उनकी जो ओरिएंटेशन है, उनकी ओरिएंटेशन ये होती है कि इस बार इनका इलाज करना है। तो आपने देखा होगा जब आप गाँव में गई और गई तो हर जगह मैं आपकी वो देख रहा, तो हर जगह लोगों में एक खास तरह का रोष है और वो रोष कटिंग अक्रॉस सेक्शन से, वो महिलाओं में भी है, वो यूथ में भी है, वो एग्रीकल्चर के जो जितने भी लोग हैं, चाहे खेतीहर मजदूर हैं, किसान हैं, जवान हैं, कोई नहीं बचा है, पहलवान है। तो एक खास तरह का रोष है और वो रोष इस बार अपेरेंटली ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का, मुझे लगता है कि यहाँ कोई नाम लेवा शायद ना बचे इस बार हरियाणा में। जिस तरीके से वो आए थे सत्ता में, तमाम समीकरण साध के, जाति के, धर्म के, इस बार मुझे लगता है कि हरियाणा की जनता इस बार तय कर चुकी है कि इस बार कम से कम इनसे मुक्ति पानी है। और वो आपने 2 दिन पहले जैसे रैली का जिक्र किया प्रधानमंत्री की कुरुक्षेत्र का, मैं हैरान रह गया कि प्रधानमंत्री की रैली में 5000 आदमी थे जी। वो थीम पार्क है, उसके चारों तरफ पानी खड़ा था, बारिश थी पहले दिन, तो उसका ग्राउंड को छोटा करते करते, टेंट करते करते हालत ये होगी कि उसमें 3000 कुर्सियां बच गई और 2000 लोग खड़े थे। प्रधानमंत्री की ऐसी रैली मैंने जीवन में देखी 30 साल, जबकि लॉन्चिंग रैली थी उनकी, फर्स्ट हरियाणा में कैंपेन लॉन्च किया। तो यानी कि आप टोन सेट कर रहे हैं, टोन सेट कर रहे थे, लेकिन मुझे लगता है भाजपा वहां ध्वस्त हो गई जिस तरीके से ना। और गजब की बात उसमें उस रैली का जो नेट टेक अवे है कि जिस मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को आप पौने 10 साल से ढो रहे थे और उसको एंड टाइम पे हराया लोकसभा चुनाव से पहले, उसकी हालत हटाया 12 मार्च को, आपको ध्यान होगा। उस रैली में उन्हीं का एरिया है वो। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जब थे तो वो करनाल को रिप्रेजेंट करते थे, आज भी वो करनाल के एमपी हैं, आज भी केंद्र में 8वें नंबर के मंत्री हैं। और प्रधानमंत्री की जनसभा में मनोहर लाल खट्टर ना केवल खुद नहीं थे, उनका बैनर पे जो बैकड्रॉप होता है उस पर उनका फोटो तक नहीं था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात आप हैरान हो जाएगी, जितने वक्ता बोले सब ने एक दूसरे का अभिवादन किया, मनोहर लाल का नाम लेने वाला कोई नहीं था। तो इससे आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की मनस्थिति अपने ही मुख्यमंत्री को लेकर के क्या हो सकती है, वो हरियाणा के लोगों ने देखा। उसका एक लाउड एंड क्लियर ब्रॉड मतलब मैसेज गया अक्रॉस द लाइन पूरे हरियाणा में। मुझे लगता है बुशरा जी इससे और डैमेज हुआ है। वो मनोहर लाल को हटाया एक पक्ष है, पंजाबी समुदाय हरियाणा में 8 से 9% के आसपास कहीं होता है, तो उनको एक सेंस ऑफ ओनरशिप थी उस सब में, उनको हटाने से एक तो वो भी चली गई। दूसरा जो सबसे इंटरेस्टिंग बात हुई कि मनोहर लाल खट्टर के जाने के बाद आपने बनाया किसको, नायब सिंह सैनी को, जो कि बेसिकली ओबीसी चेहरे को रिप्रेजेंट करते हैं, ओबीसी हैं वो, सैनी बिरादरी से आते हैं जी। उनके साथ देखिए आप, ना तो उनके पास अपना स्टाफ है, वही मनोहर लाल का स्टाफ यूं का यूं, मतलब पर्सनल स्टाफ भी मनोहर लाल का है, उनको कोई जानकारी नहीं है। वो कह रहे हैं मैं करनाल से लड़ूंगा, पार्टी कह रही है लाडवा से लड़ेंगे। 10 बजे जर्नलिस्टों को कह रहे हैं कि चुनाव जो है आज घोषित नहीं होगा। दोपहर 2 बजे आपको ध्यान होगा, मैं और आप जब बात कर रहे थे, 2 बजे घोषणा होगी कि हरियाणा में चुनाव है। तो मुख्यमंत्री को ना तो अपनी कुछ सीट का पता, ना अपने स्टाफ का पता, ना अपने स्टेट में चुनाव का पता, तो बेचारा खड़ा हुआ मुख्यमंत्री है फिर वो। और जो सारे के सारे शॉट्स है वो मनोहर लाल इज कॉलिंग द शॉट्स, दिल्ली बैठ करके स्टाफ सारा उनका, सीएम सेक्रेटरीट उनका, ही इज कॉलिंग द शॉट्स। तो मनोहर लाल को हटा करके नायब सैनी को लाए, तो
तो वो खड़ाऊ मुख्यमंत्री साबित हुए। और जो ओबीसी समुदाय था उसने इस बात का बुरा माना कि हमारे मुख्यमंत्री को एक मुखौटा बनाकर, मुख्यमंत्री तो बना दिया लेकिन वो मुखौटा साबित हुए। और जो आपने पहली बहुत महत्वपूर्ण बात कह दी, हरियाणा में आते ही आपको सारा हरियाणा के रंग में रंग गई है। आपने कहा कि यूज एंड थ्रो। अगर मैं आपको इनके यूज एंड थ्रो की हरकत बताऊं तो आप स्तब्ध रह जाएंगे। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा कौन था? रामविलास शर्मा। 1970 में, मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था, उसके बाद 4 साल बाद पैदा हुआ। 1970 में हरियाणा में रामविलास शर्मा ने सियासत शुरू की थी आरएसएस के थ्रू। 5 बार के एमएलए और 2 बार के पार्टी के प्रेसिडेंट थे। जब बीजेपी का कोई नाम लेवा नहीं था तब रामविलास शर्मा यहाँ पर टिकटें बांटा करते। और इस बार आपने देखा हुआ किस तरीके से वो रो रहे थे, बुरे तरीके से करा रहे थे, उनकी टिकट काट दी। और 1991 में अध्यक्ष थे वो। 2014 में भाजपा पहली बार हरियाणा में सत्ता में आई अपने दम पर। उस समय हरियाणा में भाजपा का अध्यक्ष कौन था? किसके चेहरे पर चुनाव लड़ा था? रामविलास शर्मा। आज वो व्यक्ति अपने महेंद्रगढ़ के गांव में घर में बैठ के वो रो रहा है, करा रहा है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। कल नायब सिंह सैनी गए, उनके पैर छुए और वो सब ड्रामा किया। लेकिन पूरे हरियाणा में एक अक्रॉस द बोर्ड मैसेज गया कि ये तो अपने ही सीनियर मोस्ट लीडरों के नहीं है तो हमारे क्या होंगे। रामविलास शर्मा को अडवाणी बना दिया हरियाणा का। तो पूरे हरियाणा में ये बात ऐसी चली कि आप कल्पना ही, आपने फील्ड में देखा होगा सब। ब्राह्मण समुदाय हरियाणा में 8.5% है। आप किसको उठाए फिर रहे? मोहनलाल बडौली को। अपनी कंस्टिट्यूएंसी में चुनाव नहीं लड़ सकता। लोकसभा में अभी हारे और विधानसभा का चुनाव लड़ने से मना कर दिया। तो ऐसा व्यक्ति आपका स्टेट को आपको लीड कर रहा है चुनाव में। कुशला जी, अगर हरियाणा में आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं तो ये कहूंगा, जो मैंने कुरुक्षेत्र रैली का रिस्पांस देखा और सारे देश ने देखा, अगर हरियाणा में भाजपा को ज्यादा ही वहम है अपने ऊपर तो कुछ नहीं करना, एक बार मोदी जी की 5-7 रैली और करा दें। हरियाणा में भाजपा का नाम लेवा नहीं बचेगा, फॉर द वेरी सिंपल रीजन। देखिए हुआ क्या हरियाणा में, मोटे तौर पे अगर आप आबादी के हिसाब से बात करें ब्रॉडली, क्योंकि समय थोड़ा है, हरियाणा के किसान सबसे पहले 62% आबादी जो गांव में रहते हैं उस किसानों की। उसके बाद यूथ, नौजवान, जवान। किसानों को 378 दिन आपने बॉर्डर पर बिठा के रखा। अब वो 211 दिन से शंभू बॉर्डर पे बैठे हैं, खनौरी बॉर्डर पे बैठे हैं। उनको किसने बिठाया? मोदी जी ने। मैंने और आपने तो बिठाया नहीं, ना कांग्रेस ने बिठाया। मोदी जी क्या कह रहे हैं कि इनको बहकाने के लिए कांग्रेस ने परपंच रचे। तो आप कांग्रेस के खिलाफ पर्चा दर्ज कर देते, दर्ज करिए एफआईआर। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि आप गलत कह रहे हैं, आप लोगों को मिसलीड कर रहे हैं। और ऐसा होता तो किसान कांग्रेस के खिलाफ होते, फिर आपके खिलाफ नहीं होते। जी, आपका तो बेसिकली किसान का, ये मैंने बताया आपको। जवान को देखिए, आपने हरियाणा में देश की फौज में हर 10वां जवान हरियाणा का है, उसको आपने अग्निवीर बना दिया, ठेके का सैनिक 4 साल में। फिर पहलवान, यूथ और पहलवान, हरियाणा के पहलवान पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। उनकी बेटियों को जब आप एक तरफ तो संसद के अंदर सेंगोल की स्थापना कर रहे थे और बाहर विनेश फोगाट को जूतों से रगड़ा जा रहा था, कुचला जा रहा था दिल्ली पुलिस के जूतों से, तो आप किस मुंह से हरियाणा में वोट मांग रहे हैं भाई? विनेश फोगाट एक महिला नहीं है, एक खिलाड़ी नहीं है, वो हरियाणा की आन बान और शान का प्रतीक है, महिला अस्मिता का प्रतीक, महिला सशक्तिकरण का प्रतीक है। और उसके साथ आपने वो क्या कह रही थी ये जानना बड़ा जरूरी है। हरियाणा के लोग, जो प्रधानमंत्री जो मिसलीड करते हैं, विनेश फोगाट मांग क्या रही थी? विनेश फोगाट ये कह रही थी कि साहब इन बच्चियों के साथ जाती हुई है, आप इनकी एफआईआर करके इसकी जांच कर लीजिए। क्या प्रधानमंत्री की दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की? जवाब है ना। एफआईआर तो कोई भी आप यहां से मेल कीजिए, आपकी एफआईआर हो जाएगी। एफआईआर दर्ज नहीं हुई और सुप्रीम कोर्ट से आदेश के बाद एफआईआर दर्ज हुई। तो आप प्रधानमंत्री की मंशा सोच सकते हैं कि हरियाणा की बेटियां न्याय मांगने गई थी, वो यही तो कह रही थी कि आप एफआईआर करके हमारी जांच कर दीजिए। बिल्कुल, उसमें भी आपको मंजूर नहीं। और उसके बाद ब्रजभूषण शरण सिंह अभी तक भी आप ये देखिए खुला घूम रहे हो, खुला घूम नहीं रहा है, खुला चुनौती दे रहा है। और भाजपा की जो 2-4 सीट आ सकती हैं उनका भी मटिया मेट करने में लगा हुआ है। कह रहा है कि अगर पार्टी मुझे कहेगी तो मैं हरियाणा में जाके प्रचार करूंगा। हरियाणा में घुस के तो दिखा दे एक बार। हरियाणा वो हरियाणा नहीं है कि कोई भी मतलब आ जाएगा यहाँ पे। हरियाणा की बेटियों को लेकर के जो उसका रवैया रहा है, जो उसकी भाषा रही है, हरियाणा के लोग तो इंतजार कर रहे हैं कि तुम आओ तो एक बार। तो सवाल वो नहीं, सवाल ये कि प्रधानमंत्री ने जो कुरुक्षेत्र में कहा, वो हरियाणा के जो जख्म हैं उन पे नमक छिड़क रहे थे वो। किसान मूर्ख है क्या? 378 दिन आपने सड़कों में बिठा के रखा। सरकार सड़कें बनाती है, सरकार सड़कें खोदती नहीं है, सरकार सड़कों के बोल्डर्स नहीं लगाती, नश्तर नहीं लगाती। पूरी दुनिया में आपने कहीं नहीं देखा होगा। वो किसान 378 दिन बैठे, आपने क्या कहा कि साहब हम आपकी सारी डिमांड्स पूरी कर देंगे। वो बेचारे घर चले गए। साल भर उन्होंने वेट किया,
उसके बाद आपने क्या किया, वो बेचारे मजबूर हो गए वापस दिल्ली की तरफ चले, आपने फिर बिठा दिया उनको बॉर्डर्स पे। 750 किसान मर गए सड़कों पे, और तुम कह रहे हो कि मेरे लिए मरे क्या? ऐसा संवेदनहीन प्रधानमंत्री। और फिर वो हरियाणा जैसे प्रदेश में, जो इतना भावुक प्रदेश है, वहां वो आके वोट का भी मांग करते हैं। जो हरियाणा के किसान, पंजाब के किसान जो 3 कृषि बिल आए थे उसके खिलाफ तो गए थे ना। जो तुम्हारी चाल समझ गए उनको कांग्रेस मिसलीड कर सकती है। कांग्रेस के पल्ले क्या है? खाते उनके बंद, नेता उनके बंद, तो सारी तो मीडिया सारा आपके कब्जे में। उसके बाद आप कह रहे किसानों को कांग्रेस ने मिसलीड कर दिया। आप पर्चा दर्ज कीजिए, करिए ना। वो हिम्मत नहीं है। कुरुक्षेत्र के मंच पर खड़े होकर के आप भाषण देके मिसलीड कर रहे हैं, वो जनता उसको समझ रही है। मैं तो कह रहा हूं ऐसे भाषण 4-5 और करने चाहिए उनको ताकि पक्का ही काम हो जाएगा उनका। देखिए, विनेश एक इंडिविजुअल नहीं, मैं फिर कह रहा हूं आपको, विनेश के साथ जो कुछ हुआ और जो आज विनेश जिस मुकाम पे खड़ी है, दैट इज ए फिनोमिनन इटसेल्फ। कि एक गरीब घर से पैदा हुई बच्ची जिसकी बाप की 7 साल की उम्र में हत्या कर दी गई थी, उसने संघर्ष, माँ कैंसर की मरीज, उसके बावजूद वो 3 ओलंपिक खेलती है, उस मुकाम तक जाती है। तो संघर्ष की एक प्रतिमूर्ति है वो। फिर अब उसको आप केवल जुलाना तक सीमित नहीं करके देख सकते, वो तो एक सेलिब्रिटी है, उसका वर्ल्ड ओवर सेलिब्रिटी क्वोशिएंट है। जिस तरीके से जापान की अपराजय महिला पहलवान को जिस तरीके से हराया, वो अपने आप में भूतन भविष्य टाइप की चीज है। मेडल नहीं मिला, एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है, लेकिन हरियाणा की महिलाओं की कहीं ना कहीं वो आदर्श है। अब ये डिपेंड करेगा कांग्रेस पे कि क्या वो उनको केवल सीमित कर देगी जुलाना तक ही, या उनका कैंपेनिंग में, स्टार कैंपेनर में नाम है उनका, क्या वो उनको सारे हरियाणा में घुमाएगी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा लगता है। हालांकि बहुत टेढ़ी लड़ाई में फंसी हुई है विनेश, ये आप ध्यान रखिएगा। आप जा रही हैं आज जुलाना, आसान सीट नहीं है, मैं पहले भी जा चुकी हूँ जुलाना। जुलाना जो है हरियाणा में 1966 में हरियाणा बना था, आप आज 2024 में हैं। 58 साल में कांग्रेस पार्टी केवल 3 बार जीती है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बावजूद उस लड़की ने राजनीति में आई और वहां भी इतनी बड़ी चुनौती स्वीकार करी, ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। लोग आमतौर पे आसान रास्ता चुनते हैं। विनेश को क्या ऑफर किया गया था कि आप दादरी में लड़ लीजिए, फोगाट वो है उसका गांव है, वो उसका गांव हालांकि बाड डैम पड़ता है। उसने सबसे मुश्किल सीट चुनी। तो ये दिखाता है उसकी फाइटिंग स्पिरिट, और ये दिखाता है कि वो अपॉर्चुनिस्ट नहीं है, वो राजनीति में विधायक बनने नहीं आई है, वो संघर्ष करने के लिए अपना रास्ता बनाना चाहती है। कांग्रेस पार्टी तो 2009 में लास्ट टाइम जीती थी, वहाँ IG शेर सिंह जीते थे, उसके बाद कोई नाम लेवा ही नहीं। वहां तो JJP जीत गई थी, बताइए। तो वहां पर अगर विनेश लड़ रही है तो उसके अपने मायने हैं। देखिए बुशरा जी, इस बारे में पहले भी आपसे कई बार शोज में चर्चा हुई है, राजनीति कैसे नहीं करनी चाहिए, और वो भी हरियाणा जैसे प्रदेश में। अगर आपको ये सीखना है तो JJP का पिछला केस स्टडी कर लीजिए। आपने चुनाव लड़ा कि हम भारतीय जनता पार्टी को यमुना पार करा के आएंगे, और जिस दिन परिणाम आया भारतीय जनता पार्टी का मेजोरिटी नहीं मिली, तो बिना मांगे समर्थन दे के आया दुष्यंत चौटाला जाके, अनुराग ठाकुर को साथ लिया और अमित शाह के घर पहुंच गए। मैं तो स्टूडियो में लाइव देख रहा था, मैंने उस दिन कहा था कि ये भारतीय जनता पार्टी के साथ इनका आना इनके राजनीतिक दल की पॉलिटिकल ऑबिचुरी साबित होगा। आपने अभी लोकसभा का चुनाव देखा, पिछली बार विधानसभा में JJP को 14.8% वोट मिले थे, 10 सीटें मिली थी। इस बार विद इन 4.5 years आपको पता है कितनी टिकट सीट मिली उनको? ये पार्लियामेंट के चुनाव में 0.87% वोट और 10 की 10 सीटों पर जमानत जब्त। और जो लोकसभा सीट हिसार है जिसमें दुष्यंत की खुद की सीट आती है उचाड़ा, वहां उनकी माताजी नैना जी की जमानत जब्त होगी। ये आपको मैंने आपके टीवी स्टूडियो कार्यक्रम में भी कहा था कि हरियाणा के अंदर दुष्यंत चौटाला का इस बार खाता भी नहीं खुलेगा। वो किसी से अलायंस कर ले, वो सबको ये पता है कि अलायंस भी कौन करवा रहा है, वो अलायंस भी बीजेपी करवा रही है, ये समझना पड़ेगा। और कल अभय चौटाला की तो मुट्ठी खुल गई। अभय चौटाला ने घोषणा किसकी की? जो गोपाल कांडा की पार्टी के साथ और बसपा के साथ उनका ऑलरेडी अलायंस था। अभय सिंह उनके घर गए, घोषणा करी कि भाई अब हम इकट्ठे लड़ेंगे। और कल संडे को क्या कहा गोपाल कांडा ने कि हम भाजपा की हैट्रिक बनवाएंगे। तो जो हाल दुष्यंत का किया गया था उसी साजिश के तहत गेम तो ये था कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा के लोगों को देखिए गुमराह कीजिए, जितनी ज्यादा जगह पे वोट गिरेंगी कांग्रेस की उतनी कमजोरी आएगी। हिस्टोरिकली आप देखेंगे 66 से आज तक बीजेपी हरियाणा में कांग्रेस से आमने सामने में कभी जीत नहीं सकती, कभी भी। पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी है, पॉपुलेशन का डेमोग्राफी ऐसा है, कास्ट कॉम्बिनेशन ऐसे, तो बीजेपी कैसे जीतती है? बीजेपी जीतती है षड्यंत्रों से,
साजिश से, वोटों को बंटवा करके, मैं बनाम आप करके, जाट बनाम नॉन जाट करके, एंड ऑल दैट स्टफ। उन्होंने वही खेल इस बार रचा। पिछली बार इनेलो किसने तुड़वाया था? सारा देश कहता है कि बीजेपी का खेल था वो, जो चौटाला परिवार में फूट डलवाई। और हरियाणा पहला परिवार नहीं है, इन्होंने तो शरद पवार का परिवार तोड़ दिया, इन्होंने तो उद्धव ठाकरे का परिवार तोड़ दिया। मिश्रा जी, आपकी भाषा में कहूँ तो एक वो कहावत है ना, अपने गए थे नमाज अदा करने, रोजे गले पड़ गए। तो ये वही हुआ है। बेसिकली क्या था, ये साजिश रची गई थी कि बड़ा इंटरेस्टिंग है इसको जानना। वैसे आप शायद पहले चैनल होंगे जो इसको खोल के बताएगा, अगर आपके पास समय हो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। गोपाल कांडा को 11 तारीख को दिल्ली बुलाया जाता है, इसी 11 तारीख को, क्योंकि 12 तारीख नॉमिनेशन की लास्ट डेट थी। 11 तारीख को अमित शाह बुलाते हैं, और किस लिए बुलाते हैं कि आपसे अलायंस की बातचीत करनी है बीजेपी की। वो वहां पहुंचते हैं, उनको बताया जाता है कि आपको हमारे साथ अलायंस नहीं करना, आपको अभय सिंह चौटाला से अलायंस करना है। वो चले जाते हैं वहां वापस। 12 तारीख को पहले वो अभय सिंह के घर जाते हैं। खेल देखिएगा, मैं बिल्कुल अब तक कहीं डिस्क्लोज नहीं हुई कुछ चीजें इसमें से। वो जाते हैं अभय सिंह के यहाँ, उनकी सारी बातचीत हो जाती है। उसके बाद फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए अभय सिंह उनके घर जाते हैं, और फॉर्मली अलायंस को स्टिच किया जाता है कि भाई हम सिरसा में इनको सपोर्ट करेंगे और ये बाकी हरियाणा में हमें सपोर्ट करेंगे। कहानी खत्म होगी। 12 तारीख को नॉमिनेशन हो गया लास्ट। इंटरव्यू में ये कह रहे हैं कि हम भाजपा की हैट्रिक लगवाएंगे, और हम अलोपा उनकी पार्टी है, इनेलो और बसपा का हमारा अलायंस है, हम तीनों मिलकर बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनाएंगे। मेरे पिताजी आरएसएस के बहुत पुराने स्वयंसेवक है 1950s में। क्या हुआ, वो ऐसा गोल हुआ, उसका तो कुछ, ही हैज नथिंग टू लूज। एक सीट है, आए ना आए कोई बहुत मान फर्क नहीं पड़ता। उसने अभय सिंह चौटाला की भ्रूण हत्या कर दी। अभय चौटाला जब दुष्यंत साइडलाइन हुए तो अभय चौटाला मुख्य धारा की तरफ लौट रहे थे। उनका कई कंस्टिट्यूएंसीज के अंदर, जो मेरे पास फर्स्ट हैंड फीडबैक है, उनका कैंपेन बिल्डअप होने लगा था बुशरा जी। और जैसे ही ये घोषणा की, क्योंकि गोपाल कांडा अमित शाह से मिल के आया, वैसे तो कह नहीं रहा, फिर वो अभय सिंह के घर जा रहे हैं, फिर अभय सिंह उसके घर जा रहे हैं, तो इसमें कोई कंफ्यूजन होगा नहीं कि सारे एक हैं। अब अभय सिंह को एक जर्नलिस्ट साथी ने, लेडी जर्नलिस्ट थी, साथी ने पूछा कि भाई, तो उन्होंने कहा नहीं कोई अलायंस नहीं, मुझे तो पता ही नहीं है। वो थोड़ा गुस्से में जैसे है, गुस्से में आ गए। गुस्से में आने से नहीं होगा। फिर कल क्या हुआ, रही से ही कसर कल पूरी होगी। कल लास्ट डेट था नॉमिनेशन विड्रॉ करने का। संडे को, परसों ये कहा अपने गोपाल कांडा ने कि साहब हम बीजेपी की सरकार बनवाएंगे, हैट्रिक बनवाएंगे। कल बीजेपी ने जो उनका अपना कैंडिडेट था सिरसा में, रोहतास जांगड़ा, उसको विड्रॉ कर लिया। किसके समर्थन में? गोपाल कांडा के समर्थन में। क्या बच गया भाई? खुद तो मरे, अभय सिंह को भी ले डूबे। तो इसलिए मैं कहता हूं कि नासमझ जो दोस्त होता है, उससे दुश्मन दूसरे वाला भला होता है। तो उसको भी ले बैठे वो। और ये हरियाणा के अंदर एक ऐसी चीज हुई है, था तो ये साजिश बहुत बड़ी। देखिए बीजेपी को, जैसा आपने कहा कि 5 जगह वोट बंटवाने में, चाहे आधा वोट लें आप, चाहे 1 वोट लें, वो जो भी डेंट होगा वो होगा कांग्रेस में। तो बीजेपी को ही पता है, तो उन्होंने खेल तो वो रचा था। दुष्यंत रावण को ले आए, किसी और को ले आए, उनको तो कोई फर्क पड़ता नहीं। 0 + 0 इज 0, 0 × 0 इज ऑलवेज 0। यू कीप डूइंग। जो खेल अभय सिंह का जम जाता, उसको पलीता लग गया। अब वो कितनी ही सफाई दे ले, जो कुछ है वो तो रिकॉर्ड आपने देखा, उसको मैंने आपको भेजा, वो जो कुछ वो कह रहे थे गोपाल कांडा, उसके बाद तो कहने कुछ बचता ही नहीं। और अभय सिंह ये कह रहे हैं कि मुझे तो पता ही नहीं उसने क्या बोल दिया। तो खुद तो मरे वो अभय सिंह को भी ले बैठे। अब वो कितनी सफाइयां देते फिर। तो क्या अब ये मान लें कि बस अब ये आमने सामने की लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी की ही है? देखिए, कांग्रेस की पूरी कोशिश या प्रदेश के लोगों की पूरी कोशिश है कि इस बार बीजेपी का इलाज करना है। तो हरियाणा के लोग और कांग्रेस पार्टी की तो जहां तक कोशिश होगी, वो आमने सामने की लड़ाई जो कि थी वो बनाने की कोशिश करेंगे। अब इनका खेल क्या था कि कभी तो बीएसपी से किसी का अलायंस करा दिया। सबको पता है कौन अलायंस कराता है। मायावती पिछले 10 साल से उनका क्या रोल है, कहीं पर भी छत्तीसगढ़ से शुरू होता है, पता नहीं कहां तक जाता है। वो सब कहां से, एवरीबडी नोज, आपको और मुझे कहने की जरूरत नहीं। और रही से ही कसर ये, रावण को भी करा के साथ देख लिया। आम आदमी पार्टी, इंटरेस्टिंग, मैंने आपके शो पे उस दिन रात को कहा था, उसको केजरीवाल को जमानत मिली, उससे पहले दिन मैंने आपको कहा था कि अब केजरीवाल को जमानत मिल जाएगी, आपको याद होगा जी। अगले दिन जमानत मिल गई। तो ये कुछ चीजें कुछ कह रही हैं, और वो ये कह रही हैं कि सब कुछ जो है हरियाणा को ध्यान में रख करके किया गया। और हरियाणा क्यों महत्वपूर्ण है, इसको और जान लीजिए। हरियाणा केवल इसलिए महत्वपूर्ण है कि किसान आज भी बॉर्डर्स पे बैठे हैं। मत भूलिए, जिस दिन हरियाणा में सरकार बदल गई, सारे किसान दिल्ली में होंगे, और फिर मोदी जी का क्या हाल होगा। और ये तो होना है।
ये तो आज नहीं तो कल होगा। जी। तो आप कब तक रोक लेंगे? आप जनादेश को किस तरीके से आपने तमाम कोशिशें की, आपने वोटों को बंटवाया, ये किया, साजिश की, षड्यंत्र की। आप कमाल देखिए, किसको कहां जिताने के लिए कहां टिकट की मैनिपुलेशन हो रही है। अपने मुख्यमंत्री को जिताने के लिए नायब सिंह सैनी को लाडवा में वहां पर एक कैंडिडेट उतरवाया जाता है अपने सहयोगी का कि वो वोट खा ले कांग्रेस की और नायब सैनी जीत जाए, और उसके मुकाबले में सिरसा में अभय सिंह और उनके बेटे के खिलाफ कमजोर कैंडिडेट दिया जाता है। 150 किलोमीटर का अंतर है लाडवा में सिरसा में। ये बीजेपी की साजिश है। तो वो जो मुट्ठी बंद थी वो खुल गई। अब मुश्किल पड़, एक बात आपको माननी पड़ेगी कि भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कहिए आप, आरएसएस से निकल के आती है। उसका गोमुख जो है, गंगोत्री है, वो आरएसएस है। और आरएसएस का जो काडर होता है वो कभी भी कैंडिडेट नहीं देखता, वो ये देखता है कि पार्टी क्या कह रही है, संगठन क्या कह रहा है। दूसरा, जो इनके लोग बगावत करके आ भी गए हैं 28-30, उसमें सावित्री जिंदल भी बागी है जी। उसमें वो काद्यान जो है, देवेंद्र काद्यान जो मनोहरलाल का नवरत्नों में है, वो गन्नौर में इंडिपेंडेंट लड़ रहा है। तो कुछ जो लोग जो आरएसएस के हैं बागी हैं, उनके तो पल्ले कुछ है नहीं। जो काडर के हैं तो काडर तो जहाँ पे ऑफिशियल कैंडिडेट होगा वहां जाएगा। सावित्री जिंदल ना तो कभी काडर की थी, ना उनको काडर से लेने देना, वो इंडिपेंडेंट खड़ी है। उनका वो सर्टेनली बीजेपी को नुकसान पहुंचाएंगी अपने हिसार के अंदर। ऐसे ही कुछ सिलेक्टिव सीटें हैं जो लोग, जैसे मान लीजिए 30 बागी खड़े बीजेपी के, उनमें से 6 या 7 ऐसे हैं जो कर अपने काडर से नहीं आते। तो वो उनको काडर के संविधान और धाराएं भी उन पर लागू नहीं होती, तो वो जो मर्जी आए वो करेंगे। तो वो एक अलग पक्ष है। बाकी मोर और लेस, जैसे रामविलास शर्मा इतने बड़े नेता थे, नॉमिनेशन भरा, चुपचाप उठा लिया, क्योंकि वो काडर से आते हैं, लोकलाज है, आंखों की शर्म है। वही चीज राजीव जैन के साथ हुई सोनीपत में, चुपचाप हो सकता है फाइलें खुलने का डर हो। फाइलों का तो चिट्ठी जारी कर दी चीफ सेक्रेटरी कि पर्चा दर्ज कीजिए। 4 साल पुरानी कंप्लेंट रामविलास के खिलाफ, तब कुछ नहीं हुआ। और जिस दिन नॉमिनेशन भरा 1 घंटे में चीफ सेक्रेटरी का नोट आ गया, मैंने भेज रखा आपको, देख लीजिएगा, दर्शकों को दिखा दीजिएगा। तो ये सारी स्थितियां हैं। तो बीजेपी तो छोड़िए कि आप ये कहते हो कि केजरीवाल अंदर कर दिया, हेमंत सोरेन अंदर कर दिया। अगर रामविलास नॉमिनेशन ना भरते, रामविलास अंदर हो जाते। हालत तो यहाँ खड़ी कर दी भाई। तो इनके लिए कोई अपना अभिप्राय नहीं। देखिए बुशरा जी, जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस भी कोई दूध की धुली तो है नहीं। कांग्रेस भी हमेशा गलतियां करती है, इस बार भी की है। 90 सीटें हरियाणा में है। अगर आप कहें तो मैं 12 सीटें गिनवा दूं जो बीजेपी को उन्होंने थाली में परोस दी गलत कैंडिडेट के जरिए। कोई हाईकमान ने कुछ गलत टिकट दे दी, कोई कुछ लोकल समीकरणों में दे दी। 90 में से 12 टिकट गलत देने का मतलब समझती है आप। और वो टिकटें ऐसा नहीं कि आपने एक्स को दे दिया वाई को, ये सारी बल्लभगढ़ से शुरू होती है गलत टिकट, अम्बाड़ा सिटी तक, अम्बाड़ा कैंट तक जाती है, फिर उसमें क्या नाम है, भिवानी के डिस्ट्रिक्ट्स में जाती है, हिसार में जाती है, फतेहाबाद में जाती है। हर जगह पे मतलब अति विश्वास कह लीजिए या कांग्रेस पार्टी की इनबिल्ट फॉल्ट लाइंस कह लीजिए कि ये मैनेजमेंट कोटे में आ गया, ये वेणुगोपाल के कोटे में आ गया, ये फलां के कोटे में आ गया। तो उस तरह की नासमझी कांग्रेस पार्टी ने की है। एक बीजेपी का पूरा गेम क्या है कि बीजेपी का गेम है कि इसको कांग्रेस बनाम बीजेपी की बजाय हुड्डा बनाम बीजेपी कर दिया जाए। हुड्डा एक व्यक्ति नहीं है, हुड्डा को एक कास्ट के साथ रिप्रेजेंट कराने की साजिश है। तो उसको हरियाणा के लोग समझते हैं, हुड्डा भी समझते हैं और सारे वोटर भी समझते हैं। तो बीजेपी का एक गेम ये भी है। दूसरा, आपने देखा शैलजा के बारे में जो टिप्पणी की कथित तौर पे, वो कहाँ की गई? वो की गई नारनौल कंस्टिट्यूंसी में एक जनसभा के दौरान। 10 आदमी वहां खड़े हुए, उनमें से किसी एक व्यक्ति ने वो टिप्पणी कर दी। उसको चला कौन रहा है? बीजेपी की आईटी सेल। या तो किसी लीडर ने कही होती या किसी जिम्मेदार पदाधिकारी ने कही होती। और महिलाओं का अपमान, हाँ, कितनी फिक्र है बीजेपी को महिलाओं के अपमान की। भारतीय जनता पार्टी को अगर महिलाओं के अपमान की चिंता है तो मेरे लिए ये खबर है। मेरे लिए खबर है। कम से कम जो विनेश को पुलिस के जूतों के नीचे रगड़ सकती है, उसको शैलजा की चिंता है। उन्हें किसी की चिंता, उनको तो रामविलास की चिंता नहीं, उनको तो अपने लोगों की चिंता नहीं कि वो बेचारे फील्ड में जाएंगे क्या मुंह लेकर के। क्या हालत कर दी है बीजेपी कार्डर्स की। तो बेसिकली क्या है कि हरियाणा के अंदर हुड्डा बनाम ये, और उसमें भी कास्ट में आइसोलेशन करके, हुड्डा इंडिविजुअल नहीं, जाट बनाम नॉन जाट, ये साजिश इनकी है। हरियाणा का आदमी इस बात को समझता है। और इस चीज का इलाज बुशरा जी आपको याद होगा 19 में ही हो जाता। उसमें जो सारा खेल किया धरा किया वो आपको ध्यान होगा, अखबारों के और चैनलों के जरिए जो ये कहा गया कि 78 से 83 सीट आएंगी। वो जो फर्जी सर्वे थे, और मैंने उस दिन एनडीटीवी के स्टूडियो में कहा था कि अगर 40 से ऊपर एक भी आ गई बीजेपी की तो मैं जर्नलिज्म छोड़ दूंगा। 40 ही आई, 41 भी नहीं आई, 39 भी नहीं आई। लेकिन वो कांग्रेस का जो काडर था, कांग्रेस की जो लीडरशिप थी, वो घर बैठ गई। तो इसको मैं जनादेश की डकैती मानता हूं। और इस बार आप देखेंगे हिंदुस्तान में, आपने पिछले 5 साल में एक नया ट्रेंड देखा होगा
बीजेपी जहां भी चुनाव लड़ती है, अब की बार इतने पार, अब की बार उतने पार, दिल्ली में 400 पार, इस बार नहीं बोल रहे। इस बार कितने पार, इस बार नदियां पार। हाँ हाँ हाँ। तो हालत ये हो गई है इनकी कि दे आर नॉट इवन एबल टू ब्लडी क्लेम इट। आप कहिए ना, आप यही कह दीजिए चलो हम सबसे बड़ी पार्टी होंगे, कहिए आप 75 पार तो भूल ही जाइए, बताइए कितने पार। तो वो क्या है, वो सेल्फ इन्फिक्टेड इंजरी है। आपने कर्नाटक में यही किया, वहां क्या हुआ? आपने यूपी में किया था पार्लियामेंट के अंदर, 80 में से 80 कितनी आई? हरियाणा में तो बेचारों की ये भी कहने की हिम्मत नहीं है कि कितनी। तो वहां पर लाकर खड़े कर दिया। वो मैंने आपने नहीं किए, वो इनके अपने कर्मों ने किए। मनोहर लाल का जिस तरह की आत्ममुग्धता थी कि वो सुनते ही नहीं थे किसी को। एक गरीब महिला ने कहा कि साहब यहाँ एक फैक्ट्री लगा दीजिए, बच्चों को रोजगार मिल जाएगा चंद्रयान में। वो कहते हैं कि हम चंद्रयान में बेच देंगे आपको। अरे भाई, ये सत्ता यहाँ घुस गई, वो उसको भुगतेगा नरेंद्र मोदी। मैं फिर वही कह रहा हूँ, मूर्ख दोस्त। अब जब वो किसान दिल्ली जाएंगे तो रोक लोगे आप? नहीं, देखिए हरियाणा में राहुल गांधी का जो है ना रिश्ता और बाकी स्टेट्स का थोड़ा सा अंतर समझना पड़ेगा। राहुल गांधी अपोजिशन में भी थे तो उनका आप रवैया देखिए हरियाणा के प्रति। लास्ट ईयर आपको ध्यान होगा वो कहाँ आए थे? झज्जर में अखाड़े में आए, बजरंग पुनिया के अखाड़े में 2 घंटे लगा के गए, पहलवानों के साथ डंड मार रहे थे, चूल्हे पे बैठ के खाना खा रहे थे। और वो खेतों में वो वहां पे तो आऊंगा मैं जी, भी। जी। वो तो बड़ी इंटरेस्टिंग है। मतलब आम आदमी, आम पहलवान, गांव के बच्चे उनके साथ घुल मिल करके मैट पे कुश्ती कर रहा था महाराज। राहुल गांधी कुश्ती कर रहा था, वहां चले गए। उसके बाद ट्रक वालों के साथ बैठ करके पूरा हरियाणा नाप दिया। उसको भी छोड़ दीजिए। कुछ दलित महिलाएं जो बटाई पे खेती करती हैं गोहाना के अंदर, और हमारी ग्रामीण महिलाएं सारी सैकड़ों थी, ट्रैक्टर चलाया सुबह सुबह 2 घंटे गोहाना के खेतों में, उनके साथ गांव की वही खेत की उस पे बैठ के रोटी खाई, और उन सबको कहा कि आप मेरे घर दिल्ली आइए। वो सारी महिलाएं दिल्ली गई। कभी आपने सोनिया गांधी को डांस करते देखा है? प्रियंका गांधी को कभी डांस करते देखा है? उन सब महिलाओं को कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के बुलावे पर दिल्ली, वो पहली बार दिल्ली गई थी बेचारी, वो उनके घर लेके गई, वहां खाना खाया, वहां डांस किया। और सोनिया गांधी ने क्या कहा गोहाना की लेडीज को? उन्होंने कहा जैसे हरियाणा में ना हमारी टिपिकल बात करते हैं, तो सोनिया को कहा कि बहन जी आप इस छोरे की शादी क्यों नहीं करते राहुल की? तो उसने कहा मैं तो तैयार हूं, कोई लड़की देखो तुम। आप कल्पना कर सकती है ऐसा इंस्टेंट कनेक्ट? तो हरियाणा के साथ गांधी परिवार का जो कनेक्ट इस दौर में जो बना है जी। वो एक दूसरे लेवल का है। वो लोगों के साथ घुलने मिलने का है, एक आपसदारी के दर्द दुख बांटने का है। सबने पूछा, सोनिया ने सबसे पूछा आपके घर में कौन है, क्या नहीं। जब राहुल वहां खेतों में बैठ के ट्रैक्टर चला रहे थे तो उन लेडीज की बात कराई टेलीफोन पे प्रियंका से, आप क्या खाएंगी, मेन्यू भी पूछवाया। तो उस तरह की जो चीज है, हरियाणा का आदमी थैंकलेस नहीं है। हरियाणा का आदमी बेचारा सेंसिटिव है, भावुक है, वो बहकाए में आ जाता है जात धर्म के उसमें, इसके उसमें, फलाना बनाम फलाना के उसमें। आपने देखा तो मेवात में क्या करवाने की कोशिश की जी। और हरियाणा के लोगों ने कितनी समझदारी की। तो सारा किया तेरा खुद का था, वो लोगों के ऊपर थोपने की बात थी, अब उसका हिसाब होगा। तो बेसिकली हरियाणा की जनता को पता है उसे क्या करना है, केवल उसको सावधान रहना है इनकी साजिशों और षड्यंत्रों से। ये कल कह देंगे ब्राह्मण वर्सेस जाट, कहीं दलित बनाम फलाना। तुम्हें शैलजा की चिंता कब से होगी भाई? वो भूपेंद्र हुड्डा ने कह दिया कि वो मेरी छोटी बहन है और उसके बारे में कोई हल्की बात करेगा पार्टी भी नहीं रहेगा। क्या बीजेपी कह सकती है कि ब्रजभूषण नहीं रहेगा? कहे ना नरेंद्र मोदी, कह दे, कहे अमित शाह। तो ये बेसिकली एक कल्चर का फर्क है। चाल चरित्र और चेहरा जो आप कहते हैं वो आपका है नहीं। आप कहते कुछ है और प्रीच कुछ करते हैं और डिलीवर कुछ करते हैं। देखिए वैसे तो अभी तो वही बात है कि अभी तो रिजल्ट नहीं आए, बहुमत नहीं आया, कोई बात नहीं। एक हाइपोथेटिकल आज की तारीख में जो गिवन सर्कमस्टांसेस में जिस तरीके से पार्टी की टिकटें बटी हैं, 90 में से 72 टिकटें उनके कहने से दी गई हैं, और बाकी जिस तरीके से वो कैंपेन कर रहे हैं पैन हरियाणा, और इसमें तो कोई शक नहीं है कि हरियाणा के सबसे बड़े लीडर वही है, इसमें तो कोई किसी को कन्फ्यूजन है नहीं। जैसे ही सत्ता बहुमत आता है उसके बाद कांग्रेस में सीएम बनने का, एक सीएम चुनने का एक तरीका है, एक प्रक्रिया है। अगर मैं इतना कह सकता हूँ, कांग्रेस की सत्ता में आने के बाद नंबर 1 दावेदार सबसे प्रबलतम जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, और वो खुद ये कहते हैं कि ना मैं टायर्ड हूँ ना मैं रिटायर्ड हूँ। जब हुड्डा साहब खुद ये कह रहे हैं तो फिर दीपेंद्र का नंबर फिलहाल के लिए मुझे लगाई नहीं देता। वो ठीक है, पॉपुलर परसेप्शन के लिए आप भी कुछ कहें, मैं भी कुछ कहूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज की तारीख में हुड्डा साहब कंटेंडर नंबर 1 है। सर्कमस्टेंशियल जो चीजें सामने आ रही है, 90 में से 72 टिकटें, जिस तरीके की उनकी लीडरशिप है, जिस तरीके की उनका एक्सेप्टेबिलिटी है अक्रॉस कास्ट लाइन, अक्रॉस पार्टी, उस पूरे स्टेट के अंदर,
तो मुझे लगता है कि वो हरियाणा के सबसे प्रबलतम दावेदार है, इसमें कोई शक नहीं है। बाकी तो देखो हाईकमान क्या करता है क्या नहीं करता, वो एक अलग बात है। और आखिर में सबसे मुश्किल क्वेश्चन आपसे है, अब आप सीटें दे दीजिए। ये बुशरा जी की ये दिक्कत है, बस ये वहां मारती है जहां पानी नहीं होता। देखिए बुशरा जी, अब मैं जो आपसे पहले लगातार बात होती है हमारी शो के दौरान भी, अदरवाइज भी, अभी तक हम ये था कि भाई अभी कैंडिडेट्स नहीं आए हैं, तो अब कैंडिडेट्स भी आ गए हैं। कल ये भी हो गया कि भाई विड्रॉल भी हो गए हैं। अब हमारे को एक क्रिस्टल क्लियर ये भी पोजीशन है कि भाई कौन बागी किसका खड़ा है, तो सीट वाइज भी एक बेसिक मिनिमम कर सकते हैं प्रोजेक्शन, ओवरऑल एक भी हो सकता है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी 15 से 20 के नीचे ही रहेगी। ओके, इंटरेस्टिंग। और मैं हैरान नहीं रहूंगा अगर सिंगल डिजिट में भी रह जाए तो। मुझे हैरानी नहीं हो। ओके, जो उनका कैंपेन जिस तरीके का बन रहा है, जो नैरेटिव उठ ही नहीं पा रहा है, जो मोदी जी की जनसभा में भी आपने हालत देखी कि 5,000 आदमी थे 23 कंस्टिट्यूंसी के, 1/4 हरियाणा की रैली थी वो जी। और सोचिए अगर अपने एमएलए सिर्फ अपने समर्थक ही लेकर आ जाते। हाँ, नहीं इसका मतलब कैंडिडेट्स ही 23 कंस्टिट्यूंसी में मोदी को सुनने वाले 5,000 आदमी, तो फिर तो बधाई उनको। तो मुझे लगता है कि आज की तारीख में जो समीकरण जिस तरीके मल्टीपोलर ये वो सेटिंग फलाना समीकरण, वो उसको जिता देगा, वो उसको हरा देगा, लाइक दैट जो भी रणनीति बनाई गई है, उसमें मैक्सिमम जो बेस्ट पॉसिबल केस है उसमें 15 से 20। ओके। और वर्स्ट केस सिनेरियो, आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड इफ बीजेपी इज लेस देन 10, दे आर इन सिंगल डिजिट। तो ये बीजेपी की स्थिति है। कांग्रेस पार्टी का जहां तक हरियाणा में सवाल है, वो कहते हैं ना कि चढ़ती कला है, तो आज की तारीख में कांग्रेस चढ़ती कला में है। और मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ, कांग्रेस को कुछ करने की जरूरत नहीं, सेल्फ गोल ना करें। 13 सीटों पर गलत टिकट वो ऑलरेडी दे चुके हैं, तो और सेल्फ गोल की गुंजाइश मतलब कम से कम करें, क्योंकि वो अपना गोल करने में बड़े माहिर हैं। तो बेस्ट और वर्स्ट दे दीजिए आप कांग्रेस मुझे का। लगता है कांग्रेस पार्टी वर्स्ट के सिनेरियो में आज की तारीख में 55 पे खड़ी है, वर्स्ट पे, और बेस्ट के सिनेरियो में दे कैन बी एट देयर एवर बेस्ट, दे मे बी एट 70 आल्सो। वाओ, ओके। अगर आपको 2005 का चुनाव ध्यान हो तो 67 सीट्स आई थी, जो हरियाणा के 58 साल के इतिहास में बेस्ट थी कांग्रेस की परफॉर्मेंस। तो इस बार कांग्रेस वहां भी जा सकती है, क्योंकि चुनाव सीधा सीधा आमने सामने का है। जो ये अब जैसे अभय सिंह वाला जो खेल किया था वो जम गया था। अगर ये गोपाल कांडा वाला कांड ना हुआ होता तो बीजेपी कांग्रेस को दिक्कत आती, कुछ सीटों पे उस केस में 55 हो जाती। ओके। क्योंकि खेल ऐसा जमा दिया था कि लोगों को कंफ्यूज। बीजेपी का खेल क्या है कि 22% जाट वोट है, उनको कितनी जगह बंटवा सकते हो। एक कांग्रेस कुछ जेजेपी ले जाए, अब जेजेपी के तो पल्ले कुछ नहीं छोड़ा, तो कुछ अभय सिंह ले जाए, कहीं आम आदमी पार्टी का जाट कैंडिडेट हो वो भी ले जाए, तो वो सारा खेल रचा गया था।